नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ी खबर, अतीक अहमद का काफिला यूपी में एंट्री कर चुका है। 4 साल के बाद अतीक अहमद की यूपी में वापसी हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है और प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल अतीक का नया ठिकाना होगा। जालौन के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ओर से प्रयागराज अतीक अहमद का काफिला पहुंचेगा। कानपुर नेशनल हाईवे पर पेट्रोल भरवाने के लिए अतीक अहमद का काफिला भी रोका गया था। इसके अलावा झांसी पुलिस लाइन में भी अतीक अहमद का काफिला रोका गया था। अतीक अहमद का एक बेटा भी नैनी जेल में बंद है और अब यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि नैनी जेल में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की बैरक भी बदली गई है। तो अतीक अहमद से जुड़ी यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अतीक अहमद को पुख्ता सुरक्षा के बीच में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में लाया जा रहा है और अब अतीक अहमद के एनकाउंटर की भी खबरें लगातार सुर्खियों में उठ रही थी कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी। लेकिन अभी तक यूपी में एंट्री अतीक अहमद का काफिला कर चुका है। हालांकि अतीक अहमद के परिवार की ओर से भी एनकाउंटर की संभावना जताई गई थी। अतीक अहमद की बहन को शूट आउट का डर भी लगातार सता रहा था। लेकिन यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अतीक अहमद को अब यूपी में एंट्री उसका काफिला कर चुका है और कड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर भी तैयारियां चाक चौबंद होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन मोड लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और जिस मामले में कल कोर्ट में सुनवाई होनी है, प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है, वो मामला दरअसल 2006 का है। 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब कल फैसला आना है। और बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि अगर कल अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा होती है तो फिर अतीक अहमद को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, यानी कि मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच जब अतीक अहमद से सवाल पूछा गया था कि क्या उसे एनकाउंटर का डर है, तो अतीक अहमद यह कहता हुआ भी नजर आया था कि उसे किस बात का डर है। हालांकि डर कहीं ना कहीं अतीक अहमद के मन में जरूर रहा होगा। अतीक की बहन भी लगातार काफिले के साथ में चल रही है। लगातार अतीक अहमद का वकील भी इस पूरे मामले के बाद जब से काफिला साबरमती जेल से रवाना हुआ है तब से ही उसके साथ में चल रहा है। बहन ने एनकाउंटर की आशंका जताई है, वहीं वकील का बयान भी सामने आया है। वकील ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अभी तक जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है। और आपको यहां पर यह भी याद दिला दें कि अतीक के परिवार की ओर से अतीक को जब शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। एनकाउंटर का खतरा बताया गया था, जिसके बाद से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और अतीक अहमद का काफिला अब यूपी में एंट्री कर चुका है। यह बड़ी जानकारी आपको दे दें, एमपी के शिवपुरी से होता हुआ झांसी में अतीक अहमद का काफिला पहुंचा और अब अतीक अहमद का काफिला यूपी में एंट्री कर चुका है। कानपुर नेशनल हाईवे पर भी यह काफिला रुका था, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब देर शाम तक अतीक अहमद को प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया जाएगा। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ में इस पूरे मामले को लेकर के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका एबी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अतीक अहमद को शिफ्ट किया जा रहा है, तमाम तरह की राजनीति हमने इस पूरे मामले को लेकर होती हुई देखी। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, एनकाउंटर का डर परिवार को सता रहा है। तो जब इस तरह से शिफ्टिंग होती है, विकास दुबे प्रकरण हमने देखा था, तो उसके बाद से क्या विपक्ष को एक मौका मिल गया है सरकार पर सवाल उठाने का? जब भी शिफ्टिंग होती है तो इस तरह का माहौल तैयार करने का, या फिर सचमुच में एनकाउंटर का डर आपको नजर आता है? 3 बातें आपने सवाल की, उसको मैं 3 भागों में बांटता हूं। नंबर 1, जी, प्रक्रिया राजनीति के तहत नहीं, न्याय के तहत हो रही है। न्यायालय के आदेश और न्यायालय के अनुरूप वारंट भी कस्टडी पुलिस रिमांड के आधार पर हो रही है। इसमें राजनीति का कोई इनपुट नहीं है। नंबर 2, हम दूसरे का मूल्यांकन अपने स्तर से करते हैं। पुलिसकर्मी चाहे मैं हूं या सेवारत हो, अनुशासन और कानून से बंधे हुए हैं और वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो कि विधि सम्मत न हो। आपने विकास दुबे का नाम लिया,
धारा 96 से लेकर धारा 104 इंडियन पीनल कोड आत्मरक्षा का अधिकार अपनी या किसी अन्य की जान और माल बचाने के सिलसिले में न्यूनतम बल प्रयोग अगर कोई करता है तो वो धारा 96 और धारा 104 आईपीसी की जो प्राविधान है उसके अंतर्गत करता, मनमाने तरीके से नहीं करता है। ठीक। और उसके एक सेट आपने जुमला सुना होगा जो कि पुलिस डायरी में आता है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचाकर गिरफ्तार किया। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब, गैर मुनासिब नहीं, मुनासिब चोट पहुंचा करके गिरफ्तार किया गया। अब के चलते अगर मुनासिब चोट है, मुनासिब चोट का मतलब ये है कि अगर हमारे कमर पे गोली लगी है तो मैं भी कमर पे ही मारूंगा, दोनों हाथ के बीच में नहीं। ठीक। तो इसके होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि राजनीति तो राजनीति है, लेकिन राजनीति सोचनी चाहिए अतीक हमारा क्या कमाऊ है, अतीक से हमने को फायदा उठाया, बड़ा दर्द तो कुछ लोगों को हो रहा है। अतीक माफिया था और उसके ऊपर माकूल जवाब उसको मिलेगा ही। वो जमाने चलेंगे जब खलील खां फांसी उड़ाते। अतीक के बारे में फैसला आएगा, उसको भी न्यायालय का फैसला आएगा, वो हम सब लोगों के लिए सम्मान है और उसका हम स्वागत करते हैं, जो भी होगा सबके लिए शिरोधार्य है। लेकिन अतीक को ले आने ले जाने में पुलिस की जो कार्रवाई होती है, मार्ग में पड़ने वाले सब थाने चौकियों को अलर्ट किया जाता है, पड़ने वाले जो रेलवे के क्रॉसिंग है, सड़क है, भीड़ वाले स्थान है जहाँ पर इनके स्टेशनों की संख्या ज्यादा है, वहाँ पर सैनिटाइज करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा की जाती है। और बताइए जनाब। सवाल मेरा यह है कि आपने कहा कि जो भी कुछ होगा वो न्यायालय के तहत होगा, कानून जो है अतीक को सजा सुनाएगा क्योंकि भारत में संविधान सबसे पहले है। लेकिन अगर बीजेपी के नेता ही इस तरह का बयान देंगे कि मैं चाहता हूं कि गाड़ी पलट जाए, कन्नौज से सांसद हैं सुब्रत पाठक, वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं गाड़ी पलट जाए, कल अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी, तो फिर कहीं ना कहीं मामला राजनीतिक रूप लेता हुआ भी नजर आता है। मैं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर सवाल कहीं ना कहीं उठेंगे ही ना। राजनीतिक व्यक्ति विशेषकर संवैधानिक पदों पर बैठने वालों को मेरा परामर्श होगा, संतुलित भाषा, परिमार्जित भाषा, संयत भाषा और ऐसी कोई बात न करें जो कि गैर कानूनी। ये कहना हम चाहते गाड़ी पलट जाए, आपके चाहने से तो गाड़ी नहीं पलटती, बिल्कुल ना आपके चाहने से गाड़ी पलटेगी। और इस तरीके की बातें मुझसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। हाँ, लेकिन अगर किसी ने पुलिस पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो उसका माकूल जवाब देने के पुलिस का प्रशिक्षण, कानूनी पहलू, उसके बारे में मैंने आपको प्रकाश डाला। और ऐसा कोई काम न करे तो साहसिक देने के देने पड़ जाए, लाभ के स्थान पे हाथ उठाने पड़। एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अतीक की बहन काफिले के साथ में चलती हुई नजर आ रही है, वकील साथ में चलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये डर नहीं तो और क्या है, और ये डर किस बात का? एक और अतीक की बहन ये कहती हुई नजर आ रही है कि मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, दूसरी तरफ ये कहती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने विधानसभा में जो कहा था वो बयान आपको याद होगा, इसलिए मुझे डर भी है। तो भरोसा भी है, डर भी है, तो ये डर क्यों अतीक के परिवार में देखने को मिल रहा है? क्योंकि शिफ्टिंग को लेकर के सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है, और जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती देखने को मिल रही है, ऐसे में पुलिस की ओर से तो चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है, तो फिर डर किस बात का परिवार में? देखिए, परिवार का सुसंगत होना, भयाक्रांत होना स्वाभाविक है। कोई ऐसे बड़े शरीफ नहीं है कि जिनके बारे में आदमी कह सके इनके ऊपर 150 केस है, 4 दशक के ऊपर इनका आपराधिक इतिहास रहा है, इनके कई शत्रु हैं, और ये भी संभव है कि इनके ऊपर और लोग आक्रमण करने की हालत है, पुलिस की भी हत्या कर दो और इनकी भी हत्या कर दो, ये भी मौका है। तो अपराध के परिवेश में और इनके परिवार का सुसंगत होना वो भी स्वाभाविक, क्योंकि आपने एक के साथ ही विकास दुबे, हालांकि विकास दुबे के बारे में जस्टिस चौहान कमेटी और रिटायर्ड डीजी के.एल. गुप्ता की समिति ने कहा कि इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी, हमको उसको मान देना चाहिए। अब संयुक्त राष्ट्र की टीम तो आएगी नहीं हमारी जांच करने के लिए, आएगी भारत की टीम, सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया, इसलिए इस प्रकरण का पटाख ले। लेकिन जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और दूसरा एक परामर्श दिया जा रहा है कि हम सैटेलाइट के जरिए हम चित्र उतार लेंगे, तो ये भूल जाए हम पुलिस कर्मी और हम लोग काफी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि अंगूठा टेक है हम लोग। बिल्कुल सैटेलाइट इमेजिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और इस तरीके की चीजें, रोबोटिक्स हम सब लोग जानते हैं, और हमारे यहाँ IIT और IIM के टॉपर से पुलिस को, तो हमको शिक्षा न दे, जैसे हम आपको राजनीति की शिक्षा नहीं देते तो हमें पुलिस की शिक्षा न दे तो बेहतर है।
बिल्कुल, और जिस तरह से अतीक को लाया जा रहा है, बॉडी वार्म कैमरे लगाए गए हैं, तमाम जो है व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, तो ऐसे में एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठना ही कहीं ना कहीं गलत है। एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कल अतीक अहमद को सजा होती है एमपी एमएलए कोर्ट से, तो उसके बाद क्या उसे प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा या फिर वापस बाद में उसे साबरमती जेल ले जाया जाएगा? क्योंकि 4 साल बाद यूपी जो है अतीक को लाया गया है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो अतीक की बढ़ रही है, लेकिन वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में रहेगा या फिर साबरमती जेल उसको वापस ले जाया जाएगा? ये प्रकरण जो है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आया था साबरमती कोर्ट का। जब कभी कल सजा होती है के अनुसार उसको नैनी जेल में रहना चाहिए, लेकिन इसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरा निर्णय न ले ले, कानून और संज्ञान में माननीय सुप्रीम कोर्ट की है, इसके बारे में निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। जिन परिस्थितियों में वो साबरमती जेल में यहाँ पर उसका आपराधिक साम्राज्य चल रहा था, उस आलोक में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे विक्रम जी, जो यूपी के पूर्व डीजीपी हैं, पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रख रहे थे, बता रहे थे कि अब किस तरह से आगे जो है कानूनी प्रक्रिया बढ़ती हुई नजर आएगी। और एनकाउंटर को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनकाउंटर को लेकर के जो भी राजनीति हो रही है, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुलिस को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल नहीं उठने चाहिए। एक और बड़ी खबर का वक्त हो गया है, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के काफिले से एक गाय का बछड़ा टकरा गया था, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के काफिले से एक गाय का बछड़ा टकरा गया था। झांसी पहुंचने से पहले अतीक के काफिले से गाय का बछड़ा टकरा गया था, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एमपी के शिवपुरी में यह हादसा हुआ था। अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज शिफ्ट किया जा रहा है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बांदा से चित्रकूट होते हुए अतीक का काफिला पहुंचेगा। लेकिन इस बीच ये हादसे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से अतीक का काफिला एमपी के शिवपुरी में जब था, झांसी से करीब 4 किलोमीटर पहले ये शिवपुरी पड़ता है, वहां पर जब काफिला था, तो इसी दौरान ये देखिए तस्वीरों में किस तरह से एक गाय का बछड़ा कार से टकरा गया था। उसके बाद बछड़े की मौत हो गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन क्या ये टक्कर ज्यादा भीषण होती तो क्या गाड़ी भी वहां पर टक्कर की वजह से पलट सकती थी, ये भी जानने वाली बात होगी। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एमपी के शिवपुरी में यह हादसा हुआ था और जो लोग वहां पर मौजूद थे उस दौरान उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना दिया था, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अतीक अहमद से जुड़ी एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल लाया जा रहा है और इस बीच में यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एमपी के शिवपुरी में अतीक अहमद के काफिले से गाय का बछड़ा टकरा गया था, बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई थी और जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए अतीक अहमद का काफिला वहां पर रुका भी था और यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि अगर टक्कर थोड़ी ज्यादा तेज होती तो फिर गाड़ी को क्या पलट सकती थी। इसको लेकर के अभी हम अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एमपी के शिवपुरी में यह हादसा हुआ है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमलेश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या टक्कर ज्यादा जबरदस्त थी? क्या जिस तरह से टक्कर हुई थी उसके बाद गाड़ी पलटने के आसार भी नजर आ रहे थे वहां पर? देखिए, जब गाड़ी शिवपुरी में पहुंची है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर शिवपुरी में जैसे एंटर हुए हैं, तेज रफ्तार काफिले के सामने एक गाय का बछड़ा आ गया, जिसके चलते गाड़ी की दुर्घटना भी हो सकता था। लेकिन समय रहते ड्राइवर ने चालाकी दिखाते हुए चतुराई से गाड़ी को कंट्रोल किया और साथ ही वहाँ पे टक्कर की वजह से कुछ देर के लिए काफिला रुका भी था, जिसमें कि वहाँ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर वहाँ देखा और वीडियो वायरल किया था। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो बछड़ा था, बछड़े को जो वहाँ मौके पे स्वास्थ्य विभाग की टीम थी उसे अवगत कराया गया, सूचना दिया गया। वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची और बछड़े का इलाज भी जारी है। तो क्या बछड़े की, क्योंकि जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कई जगहों पर कि बछड़े की मौत हो चुकी है, तो क्या बछड़ा अभी पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इलाज चल रहा है, क्या नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जो पशु अस्पताल नजदीक में हो? जी देखिए, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी और वहाँ पे उसका उपचार किया जा रहा था, बट अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है पूरी तरीके से कि बछड़े की मौत हुई है या फिर अभी तक बछड़ा जीवित है। वहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगाई गई थी वो वहाँ जैसे मौके पर पहुंचे, उसके बाद काफिला फिर वहाँ से रवाना हो गया था, क्योंकि काफिला 1 से 2 मिनट के लिए केवल वहाँ पे रुका था। उसके बाद फिर काफिला लगातार
चलता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे। हमारे संवाददाता कमलेश जो इस पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। एमपी के शिवपुरी में यह हादसा हुआ था। अतीक अहमद के काफिले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और शिवपुरी में जब अतीक अहमद का काफिला पहुंचा था तो अतीक अहमद के काफिले से गाय का बछड़ा टकरा गया था। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी थी कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि बछड़े की मौत हुई है या फिर अभी बछड़ा स्वस्थ है, इसको लेकर के जानकारी का भी इंतजार है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद के परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अतीक अहमद के परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा है। काफिले के साथ अतीक की बहन और वकील चल रहे हैं। जो फैसला आएगा वो हमें स्वीकार है, ये अतीक अहमद की बहन का बड़ा बयान सामने आया है। कल कोर्ट का फैसला आना है और साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आई है कि जो भी फैसला आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। हमें सुरक्षा व्यवस्था का भी डर है, ये अतीक अहमद की बहन ने कहा है। ये बड़ा बयान अतीक अहमद की बहन का। साथ ही ये भी कहा है कि भाभी शाइस्ता से मेरा कोई संपर्क नहीं है। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन पर भी पुलिस ने इनाम रखा हुआ है, उसकी भी तलाश लगातार जारी है। 28 मार्च को अतीक अहमद को अदालत के सामने पेश किया जाना है। उसके बाद कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहता है इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। ये पूरा मामला साल 2006 का है। फरवरी के महीने में जब अतीक अहमद पर यह आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण हुआ था तो उसमें अतीक अहमद और उसके साथियों का हाथ था। अतीक के भाई अशरफ का भी इसमें हाथ था और इस पूरे मामले को लेकर के नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच अतीक अहमद की बहन ने एक बड़ा बयान सामने दिया है। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया है, ये कहा है और साथ ही साथ में ये भी कहा है कि उन्हें एनकाउंटर का डर सता रहा है, जबकि अतीक अहमद का काफिला यूपी में एंटर कर चुका है। इसके अलावा सुरक्षा के भी माकूल इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। अब तो ज्यादा डर है। अब ज्यादा डर है। आपको लगता है एनकाउंटर होगा? बिल्कुल आशंका है एनकाउंटर की। दोनों भाई मेरे अशरफ विधायक जी को भी ला रहे हैं। तो आपको लेकिन यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है आपको? बरेली जेल से अशरफ को भी ला रहे हैं। हम लोग मैडम हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, ये मांग किया था कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, लेकिन एनकाउंटर की आशंका है। बिल्कुल कानून के जरिए से, कानून के तहत ही काम। मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो। मंत्री का बयान आ गया था, इस वजह से मुझे डर है। क्या लग रहा है? जो उन्होंने विधानसभा में बयान दे दिया था उससे मुझे डर लग रहा है। मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा भरोसा है, वो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं और वो हम लोग के साथ इंसाफ करेंगे। अभी तक तो कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अभी तक शासन प्रशासन पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था से इनको झांसी तक लाई है। आगे भी ही पुलिस सुरक्षा के साथ इनको जनपद न्यायालय प्रयागराज प्रस्तुत करेगी न्यायालय समक्ष। हो सकता है कि पुलिस कर्मचारियों को थोड़ा सा राहत चाहिए होगा, इसलिए वो रुके हुए हैं। रात भर उन्होंने गाड़ियाँ चलाई हैं, कल शाम से ही चल रहे हैं, वो गुजरात से चल रहे हैं, तो इसलिए झांसी में रेस्ट करने के लिए उनको रोका गया हो। अब ये न्यायालय के आदेश आने के बाद ही उस पर कुछ कहा जा सकता है कि न्यायालय का क्या निर्णय आ रहा है। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप लोगों की भी जाना पड़ा? नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति विशेष नहीं थी, लेकिन तब भी जो है अधिवक्ता है, अधिवक्ता होने के नाते तो आना ही पड़ा। भाजपा सरकार के मंत्रियों कई बयान आ रहे हैं, गाड़ी पलटना, ये तमाम बातें। अब ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के अपने बयान है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उनके अपने विवेक पे अपने बयान दे रहे हैं, तो उस पर हमारा कुछ। उत्तर प्रदेश पुलिस और कानून पर भरोसा है? हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का पुलिस पे कानून पे भरोसा है। ऐसा नहीं है कि कानून इसीलिए होता है, भरोसे के लिए होता है। यही रास्ता था, विकास दुबे को इसी रास्ते से ले जाया गया था, रास्ते में कोई घटना घटी थी कहीं उसके। देखिए, विकास दुबे और पूर्व सांसद अतीक अहमद में बहुत ही अंतर है। अतीक अहमद जी 5 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, कोई गुंडा बदमाश लुच्चा लफंगा नहीं रहे हैं सांसद अतीक अहमद जी, तो उनके साथ किसी प्रकार की घटना का सोचा ही नहीं जा सकता। विकास दुबे पूर्णतः क्रिमिनल व्यक्ति था। अरे एकदम इनके रूट प्लान में आंशिक बदलाव, झांसी पुलिस लाइन का कोई रूट प्लान नहीं पड़ा था, डायरेक्ट प्रयागराज जाना था, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस प्रशासन का अपना जो है निजी मामला है, वो किस तरह कैसे ले जा रही है। तो क्या लगता है दैनिक दिनचर्या के लिए रोका गया है? हाँ, दैनिक दिनचर्या के लिए ही रोका गया है, क्योंकि कल शाम से गुजरात से पुलिस कर्मचारी सब लोग चल रहे हैं गाड़ियों में, और उसी के लिए उनको 15 मिनट के रेस्ट के लिए यहाँ रोका गया है। सर जो कल पेशी होने वाली है उसमें अगर मानिए सजा का प्रावधान भी है, फांसी का प्रावधान भी है, तो ऐसा कुछ होता है तो उसके आगे आप कहाँ अपील करेंगे? उच्च न्यायालय बना हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है, इसके बाद हम उच्च न्यायालय जाएंगे, अपील करेंगे। अगर ऐसा कुछ निर्णय आता है खिलाफ में तो। प्रयागराज से हमारे सहयोगी पीयूष पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, अतीक के काफिले को लेकर के क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास अभी तक?
देखिए आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद का काफिला जो है वो इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चल रहा है और वो आपको प्रयागराज जो है 6 बजे के करीब पहुंचने की उम्मीद है उनकी कि 6 बजे के आसपास जो है प्रयागराज पहुंच जाएंगे माफिया अतीक अहमद। इसको लेकर अभी जेल में जो है एक बार सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जितने भी बैरक है उसको चेक किया गया है, जिसमें माफिया अतीक अहमद को रखा जाएगा उस बैरक को भी खंगाला गया, जांचा गया, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, बॉडी वार्म कैमरे से लेकर हाईटेक गन के साथ वहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। अब उम्मीद है कि 6 बजे या 6:30 के आसपास अतीक अहमद यहाँ नैनी जेल पहुंच जाएंगे। जी सोहन। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर, नैनी जेल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर। प्रयागराज की नैनी जेल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यानी कि बैरिकेडिंग्स की व्यवस्था वहां पर की गई है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, जेल की बैरकों में व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रयागराज की नैनी जेल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अतीक के पहुंचने से पहले ही तैयारियां वहां पर शुरू कर दी जा चुकी हैं। बैरिकेडिंग पर पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। अतीक की शिफ्टिंग पर जेल मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया है। हाई सिक्योरिटी में अतीक को शिफ्ट किया जा रहा है, जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक तैयार हैं, ये जेल मंत्री कह रहे हैं। सीसीटीवी के अलावा बॉडी वार्म कैमरे की भी व्यवस्था है। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का यह बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी सरकार में माफियाओं की कमर टूटी है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रयागराज की नैनी जेल में तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं, बैरक को खंगाला जा रहा है, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर पुलिस की टीम तत्पर नजर आ रही है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, यानी कि सुरक्षा में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ तौर पर पुलिसकर्मियों को भी संदेश दे दिया गया है कि किसी भी तरह की हीला हवाली को प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। जेल मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको पहले सुना देते हैं। कल से ही हमने पूरी व्यवस्था करके रखी है। हाई सिक्योरिटी बैरक हमने तैयार कर रखी है, अलग से एक बैरक, और वहां पूरी सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हमने की है, बॉडी वार्म कैमरे की व्यवस्था हमने की है। हमने वहाँ पूरी बात करके रखी है और डीआईजी को हमने कल से वहाँ भेजा हुआ है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। अगर आज पुलिस विभाग जेल में रखना चाहेगा तो हमारी पूरी तैयारी है, और कल जब पेशी होगी कोर्ट में और कोर्ट अगर यहाँ रखने का निर्देश कोर्ट का होता है तो भी हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग रखेंगे। जैसा योगी जी हमेशा कहते हैं कि अपराध करोगे तो प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा आपको, तो हमारे प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आज इस तस्वीर से जो आज वीडियो आप देख रहे हैं, कल जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मेरी हत्या करना चाहते हैं, आज कह रहे हैं कि सरकार, उनके परिवार वाले कहते हैं कि सरकार हमारे साथ है। तो इसे खौफ कहेंगे, डर कहेंगे, क्या कहेंगे योगी जी का? नहीं, निश्चित रूप से डर तो है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में पिछला 5 साल का हो चाहे 1 साल का कार्यकाल हो, कमर तोड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं की, और निश्चित रूप से तोड़नी चाहिए। इसलिए तोड़नी चाहिए कि जनता को अराजकता से मुक्ति मिले, जनता से माफियाओं से मुक्ति मिले, जनता की धन की सुरक्षा, उनके सम्मान की सुरक्षा, उनकी हर तरह से सुरक्षा का दायित्व हम लोगों का है, क्योंकि सत्ता उन्होंने हमें दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसका निर्वहन हो रहा है और अच्छे से निर्वहन हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनहित में कोई भी निर्णय लेना होता है तो कभी संकोच नहीं करते, कठोर से कठोर निर्णय लेने में वो सक्षम है। मतलब ये गाड़ी पलटन लेकर बड़ी अटकलें थी, अखिलेश जी भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को जानकारी है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि पुलिस विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, नियम के विरुद्ध कोई नहीं चलता और नियम के अनुसार सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। और कल अगर न्यायालय का जैसा निर्देश होगा हम लोग उसके इंतजार में। सर, आपके एक मंत्री जेपीएस राठौर, उन्होंने तो ये कह दिया कि अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो पलट भी सकती है, उसमें क्या? नहीं, देखिए, अगर कोई माफिया पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस उसका जवाब तो देगी ही। अगर कहीं कोई माफिया कोई हरकत करता है तो पुलिस उसका जवाब तो देगी ही। मंत्री जी, एक टाइम था कि उत्तर प्रदेश माना जाता था कि ऐसे माफियाओं के लिए शरण था, उनको मतलब उनकी अच्छी जगह थी, उनकी फेवरेट थी। आज एक माफिया आने से डर रहा है यूपी में, क्या बदलाव है ये? मैं कह सकता हूँ ये बदलाव जनता को दिख रहा है और ये बदलाव दिखना चाहिए कि जिस जनता जिससे पीड़ित थी और उस अपने पीड़ित से उससे अपने धन की सुरक्षा के लिए उन्होंने सत्ता बदली, हम लोगों को सत्ता दी, तो हम लोगों का दायित्व है। और
सहयोगी पीयूष पांडे हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पीयूष, जिस तरह से जेल मंत्री भी ये कहते हुए नजर आए कि यूपी सरकार में माफिया की कमर टूटी है, अतीक के एनकाउंटर को लेकर के तमाम तरह की जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि एनकाउंटर हो सकता है, उसको लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और कहीं ना कहीं बैरकों में भी अब जिस तरह से निरीक्षण किया जा रहा है, बैरकों को खंगाला जा रहा है, तो पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। ये सवाल निश्चित ही देखिए, जिस तरह से जिसके पास कैदी हैं, जो सामान्य कैदी हैं, उनको वहाँ से दूर किया जा रहा है। जो बैरक जो है बनाया गया है जिसमें कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ को रखा जाएगा, वो दोनों बैरक अलग अलग बनाए गए हैं, दोनों को कुछ दूरी पर रखा गया है। जो बाकी कैदी हैं उनको वहाँ से काफी दूर कर दिया गया है, सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया है। साथ ही साथ जितने भी बैरक है सबका सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, पूरी तरह से खंगाला जा रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई दस्तावेज या ऐसा कोई चीज तो उनके पास नहीं मौजूद है। इसको लेकर पुलिस जो है वो भी बाहर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जेल को जो है सील कर दिया गया है चारों तरफ से, किसी को अंदर आने का प्रवेश के लिए वर्जित कर दिया गया है। सिर्फ मीडिया पर्सन और पुलिस के जो कर्मी हैं जो ड्यूटी पे तैनात हैं, उन्हीं को अपना आई कार्ड दिखाने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है जो है। बाकी कोई भी बाहरी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगाकर बाहर ही सबको रोक दिया गया है। और उसके बाद जो है आपको बता दें कि इसमें जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनका सेंट्रल विजिलेंस बनाया गया है, जिसको सेंट्रलाइज किया गया है। वाईफाई और इंटरनेट के जरिए उनको जोड़ा गया है, जिससे कि दूर बैठे लखनऊ में भी बैठे जो जेल के जो हमारे जो है अधिकारी हैं बड़े, वो वहाँ पर बैठकर उसको देख सकते हैं कि क्या चल रहा है जेल में, किस तरह से चल रहा है। तो जो सुपरविजन है वो एक हाईली सिक्योरिटी जोन बनाया जा रहा है जेल को। बताया गया है कि पुलिस पूरी तरह से सक्षम है, तो आज आपको बता दें पुलिस बाकी भी पूरी तरह से सक्षम है। जिस तरह से आपने देखा साबरमती जेल से बकायदा साकुशल उनको लेकर इस समय चित्रकूट पहुंचने वाला है पुलिस दल। और आपको बता दें कि चित्रकूट से जो प्रयागराज का रास्ता है वो मात्र 3 घंटे का रास्ता है वहाँ से, तो अभी 3 घंटे के बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यानी कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि 6 बजे तक जो है अतीक नैनी जेल में पहुंच सकता है और उसके बाद जो है वहां पर उसे एक बैरक में शिफ्ट किया जा सकता है। एक और अहम जानकारी मैं आपसे चाहूंगा, दरअसल जो जानकारी मुझे मिल रही है कि अतीक अहमद का एक बेटा अली अहमद भी जो नैनी जेल में बंद है, क्या उसकी बैरक में किसी तरह का बदलाव किया गया है? क्योंकि साथ में तो इनको नहीं रख सकते हैं वहां पर। जी देखिए, इनका जो बेटा है अली, जो कि रंगदारी के मामले में यहाँ पे बंद है, जिसमें कि प्रॉपर्टी डीलर को धमकाया था, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, वो भी यही बंद है। जब इनको लाया जा रहा था तो उसको बैरक को चेंज किया गया है। जिस बैरक में उसको रखा गया था उस बैरक से हटाकर उसको आज सुबह ही दूसरे बैरक में ट्रांसफर किया गया है। यह सुरक्षा के दृष्टि से किया गया है। और जो भी उसकी बैरक है उसके भी आसपास जितने भी सामान्य कैदी है उनको वहाँ से हटा दिया गया है। एक तरह से एकांतवास में रखा जा रहा है उसके बेटे अली को, अशरफ को और माफिया अतीक अहमद को, जिससे ये किसी से मिलने ना पाए, किसी तरह की कोई बातचीत न करने पाए और किसी तरह का कोई मैसेज कहीं ना पहुंचाने पाए। एक और जानकारी आपसे चाहूंगा, दरअसल हाल ही में हमने एक खबर दिखाई थी कि जो पुलिसकर्मी अतीक अहमद के संपर्क में हैं उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया था। एसटीएफ के आला अधिकारी ऐसे नेटवर्क को तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अतीक अहमद से कौन कौन से पुलिसकर्मी संपर्क में हैं या फिर एसटीएफ के जवान संपर्क में हैं, उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। मोबाइल डिटेलिंग बाकायदा ली जा रही थी और उसके आधार पर क्या जो कल एक कार्रवाई हमें देखने को मिली है, 17 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ है। अतीक अहमद के करीबी थे, क्या इसी वजह से ट्रांसफर हुआ है ताकि अतीक अहमद को किसी तरह की सुरक्षा या फिर किसी तरह का इनपुट जेल के अंदर ना मिल पाए? ये सवाल आपको बता दें कि जिस तरह से जब अंदरूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है और जिस तरह से उसको इनपुट मिले हैं, जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं लगातार, वो भी बड़े चौंकाने वाले हैं। उसमें जो पुलिस कर्मी हैं उनकी सहभागिता निकल कर आ रही है, उनकी मिली भगत दिख रही है। जिस तरह से अशरफ इतने दिनों तक फरार से पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी, जैसे ही उसके लोकेशन से पुलिस पहुंचती है वो वहां से फरार हो जाता था। तो इसका मतलब था कि कोई ना कोई पुलिस कर्मी जो कि इंटरनल उसको लोकेशन देता था या उसको जानकारी पहुंचाता था, जिसको लेकर के अपराधी फरार हो जाते थे। तो ऐसा शक जताया जा रहा है कि ऐसे ही लोग जो अभी भी सिस्टम में मौजूद हैं, जो शूटर है जो अभी तक पकड़ में नहीं आ रही है, साहिस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी जो फरार है लगातार 25,000 का इनाम भी। पीयूष, आपको रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं। अतीक अहमद से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अतीक के भाई अशरफ को भी प्रयागराज में शिफ्ट किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, अतीक के भाई अशरफ को भी
शिफ्ट किया जा रहा है, बरेली जेल से प्रयागराज में शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद से यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। और आपको बता दें कि जब प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने टॉप 10 बंदियों की लिस्ट प्रशासन से मांगी थी, तब उसमें टॉप 10 बंदियों की लिस्ट में अशरफ का नाम टॉप पर था। और ये पूरी साजिश, ये बताया जाता है कि जो उमेशपाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी वो साबरमती जेल में और बरेली जेल में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने रची थी। असद उसमें शामिल था, गुड्डू बमबाज उसमें शामिल था। ये तमाम नाम निकलकर सामने आए थे। 2 बदमाशों का पुलिस की टीम एनकाउंटर भी कर चुकी है। शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार जारी है, उसके बेटे असद की तलाश लगातार जारी है। अतीक के 2 बेटे बाल संरक्षण गृह में बंद हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस का शिकंजा लगातार देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अशरफ को भी प्रयागराज शिफ्ट किया जा रहा है। पीयूष, जो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में कल एमपी एमएलए कोर्ट का भी फैसला आना है, क्या राहत मिलने की थोड़े से भी आसार आपको नजर आ रहे हैं इन दोनों को? क्योंकि कल फैसला आएगा और कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है अगर आजीवन कारावास की सजा होती है तो फिर मुश्किलें कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ दोनों की बढ़ जाएंगी। निश्चित सोहाग, देखिए इसमें जो अशरफ है वो भी इसमें सहभागी है, इनके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। जो ये पूरा उमेशपाल हत्याकांड हुआ है, ये जो है माफिया अतीक अहमद उनके भाई अशरफ के इर्द गिर्द घूम रहा है। यही दोनों मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। जिस तरह से अशरफ जो है बरेली जेल में बैठ के वहाँ पर शूटर उनसे मिलने गए, उनसे बातचीत की है, उसी तरह साबरमती जेल में भी लोग गए मिलने। तो लगातार जिस तरह का CCTV फुटेज, जो सारी चीजें सामने आए हैं, वो सारे गवाह और सबूत कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे और उससे एक तरह से ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए यही दोनों मास्टरमाइंड हैं। लेकिन पीयूष आपको रोकना चाहूंगा, ये जो मामला है ये उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि 2006 में जब उमेशपाल का अपहरण हुआ था, आरोप ये लगा था कि अतीक अहमद रात भर उमेशपाल को पीटता रहा। केस से नाम वापस लेने को लेकर के लगातार उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी लगातार की गई और जब वापस नहीं लिया गया तो उसके बाद उसका अपहरण वहां पर किया गया था। उस केस में ये पूरा फैसला आना है और अब कहीं ना कहीं सवाल इस पर भी उठते हैं कि 2006 में अपहरण हुआ था, अब उमेशपाल का मर्डर भी हो गया, उसके बावजूद अभी तक सजा का इंतजार है। देखिए निश्चित जिस तरह अपहरण किया गया था, उनसे एक एफिडेविट पर साइन कराया गया था, जिस तरह से वो गवाह थे उमेशपाल हत्याकांड में, उनको एक तरह से दबाव बनाया गया था कि आप अपनी गवाही वापस लीजिए। बाकायदा दबाव में आकर उन्होंने साइन भी कर दिया था। इसको लेकर के कल सुनवाई होनी है। दोनों के ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अब कोर्ट जो फाइनल दोनों की बात सुननी है, एक आखिरी बार जो है अशरफ और अतीक की बात सुनेंगे तो ये आपको क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और साथ ही साथ हो सकता है कि उमेशपाल हत्याकांड को लेकर पुलिस इनकी रिमांड भी मांग ले, इनकी रिमांड दी जाए और हो सकता है न्यायालय उनको 15 दिन के लिए रिमांड भी दे दे, जिससे कि उमेशपाल हत्याकांड को कुछ अहम खुलासे भी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे सहयोगी पीयूष जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो कल पुलिस जो है अतीक अहमद की रिमांड भी मांग सकती है उमेशपाल हत्याकांड को लेकर के। इसे लेकर के भी सवाल जवाब अतीक अहमद और अशरफ से हो सकते हैं कि किस तरह से साजिश का ताना बाना बुना गया था, किस तरह से उमेशपाल की हत्या की साजिश रची गई थी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। उमेशपाल के काफिले पर हमारी पल पल की नजर बनी हुई है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए AB स्टार न्यूज।